नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्टडी विद डीके दिलीप ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पेपर को, जिसमें आज हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आरटीई एक्ट 2009 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं और इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस शिक्षा अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकारों में भी जो है अनुच्छेद 21 का में रखा गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संसद द्वारा जो है पारित किया गया। और यदि हम शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रस्ताव की बात करें तो शिक्षा अधिकार अधिनियम का जो प्रस्ताव था सर्वप्रथम राज्यसभा द्वारा जो है पारित किया गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 जुलाई को राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया और 4 अगस्त को लोकसभा के द्वारा यह पारित हुआ। इसके उपरांत जो है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा किसी भी विधेयक को, किसी भी प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास जो है हस्ताक्षर के लिए या अनुमोदन के लिए उसके पास भेजा जाता है। इसी तरह शिक्षा अधिकार अधिनियम को भी 27 अगस्त को 2009 को राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर हो जाता है और इसके बाद यह जो है भारतीय राजपत्र या भारतीय गजट में, भारत सरकार गजट में इसे जो है प्रकाशित किया जाता है। इस तरह से भारतीय संसद द्वारा इसे 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर के माध्यम से इसे पारित माना गया। किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को यदि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति उसे अनुमोदित ना करे, हस्ताक्षरित ना करे तो वह विधेयक पास नहीं हो सकता है। इसी तरह से अगर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पारित कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक जो है पास माना जाता है। यह एक कानून बनाने की या विधिक प्रक्रिया है जो राज्यसभा और लोकसभा से होकर के आती है। तो इस तरह से हमने देखा कि शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है 20 जुलाई को राज्यसभा द्वारा और 4 अगस्त को लोकसभा के द्वारा जो है पारित किया गया। इसके उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होने के उपरांत इसे भारतीय संसद द्वारा पारित माना गया, क्योंकि भारतीय संसद में हमें जो है 3 अंगों को देखने को मिलता है कि भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर के किसी भी सदन का या किसी भी संसद का निर्माण होता है, जिनमें राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। इसी तरह राज्यों में भी विधानमंडल का निर्माण प्रक्रिया है, जिनमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ही राज्यों में विधान परिषदों की संकल्पना की गई है, उनकी संरचना की गई है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मोटा रूप में जो है कुल मिलाकर के 7 राज्यों में विधानमंडलों की बात देखने को मिलती है। इसके बाद जो अन्य स्टेट हैं वहाँ पर केवल विधानसभाएं ही जो है निर्मित हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी विधानसभा या विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर के विधानमंडल का गठन होता है। और किसी भी सदन का या किसी भी संसद को अगर हम कहें भारतीय स्तर पर तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा यह गठित होता है। इन तीनों अंगों को मिलाकर के ही हम सदन का निर्माण करते हैं, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, चाहे वह केंद्रीय स्तर पर हो। तो ये रहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लाने और पारित करने की प्रक्रिया थी। अब इसे जो है लागू करने की बात देखते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से, जैसा कि हम लोग पढ़ते आते हैं कि 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा अधिकार अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसके बाद फिर आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि
आरटी एक्ट 2009 में अगर हम भारत के स्थान की बात करें तो भारत में इसका 135वां स्थान है आरटी एक्ट को लागू करने में। और अगर वैश्विक लेवल पर देखें तो इसमें जो प्रथम देश है एक प्रसा देश है जो आरटी एक्ट को सर्वप्रथम लागू किया था, और जॉर्डन एक देश है जो प्रथम बार इसे लागू किया था, अर्थात प्रथम स्थान जॉर्डन और प्रसा देश को है। तो इस तरह से भारत का स्थान पूरे विश्व लेवल में 135वां है और प्रथम स्थान पर प्रसा है और जॉर्डन है। इस तरह से हमने देखा कि आरटी एक्ट में जो है वैश्विक लेवल पर भारत का जो जगह है स्थिति है वह 135वां है। अगर हम इसमें अध्याय और धाराओं की बात करें तो इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, जिनमें यदि अध्याय 1 की बात किया जाए तो इसके धारा 1 में इसके प्रारंभिक नाम, प्रस्तावना, विस्तार और लागू होने की बात देखी जाती है। अर्थात जो प्रस्तावना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसकी बात की गई है। इसके बाद इसका नाम अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके नाम की बात की जाती है। विस्तार की बात अगर देखी जाए तो भारत के संपूर्ण राज्यों में इसका विस्तार है, और इस विस्तार को मात्र एक ऐसे राज्यों में लागू नहीं किया जाता है जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर राज्य में, वहाँ पर इस बातों को नहीं लागू किया गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि आरटी एक्ट को जम्मू कश्मीर राज्यों में लागू नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके बाकी भारत के जितने भी राज्य हैं, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों चाहे वह राज्य हों, इनमें आरटी एक्ट को लागू किया गया है। धारा 1 में यह बातें जो है की गई हैं। और अगर लागू की बात करें तो हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया। अब यदि हम धारा 2 की बात करें तो धारा 2 में पिछड़े वर्ग व अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की बात की गई है। अर्थात जो पिछड़े बालक हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, उनके, और जो अभावग्रस्त हैं या जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, चाहे वह विद्यालय के रूप में विद्यालय न उपलब्ध हो पाने से या पारिवारिक स्थिति को लेकर के, और इसके साथ साथ जो गरीबी रेखा के ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये जिन्हें हम बीपीएल और एपीएल के नाम से जानते हैं, बिलो पावर लिबर्टी और अपर पावर लिबर्टी, तो इनको भी ऐसे ही बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस आरटी एक्ट में प्रावधान किया गया धारा 2 में। तो कहने का मतलब ये है कि जो धारा 2 है वो पिछड़े वर्ग व अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की बात करता है। इसके बाद यदि हम बालकों के आशय की बात करें कि कौन कौन से बालक होंगे, तो इनमें एक तो सामान्य बालक होते हैं और एक विशेष बालक होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बालक आज के समय में कहते हैं। इन्हें विकलांगता के नाते जो है एक विशेष कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बालकों का आशय जो है वह कहीं न कहीं सामान्य बालकों को लेकर के है और दिव्यांग बालकों या विकलांग बालकों को लेकर के है। तो हम देखते हैं कि जो सामान्य बालक हैं उनकी आयु सीमा क्या रखी गई है, अर्थात वह कौन से बालक होंगे जो सामान्य बालकों में आएंगे। तो ऐसे बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु सीमा रखते हैं उन्हें हम सामान्य बालकों की कैटेगरी में रखते हैं, और जो 6 से 18 वर्ष के बालक हैं उन्हें हम दिव्यांग बालक या दिव्यांग बालकों को 6 से 18 वर्ष की आयु तक प्रवेश में देने की बात की गई है। और प्रत्येक बालक के फीस जो है, यानी कि जो फीस लेने की बात की गई है वह निःशुल्क है। और इसके साथ साथ यदि हम विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों में एक सरकारी विद्यालय होता है, एक निजी होता है, एक सहायता प्राप्त भी विद्यालय होते हैं। तो इन सारे विद्यालयों को लेकर के इनमें कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। इसके साथ साथ जो विशेष विद्यालय होते हैं, जो कहीं न कहीं विशेष श्रेणी के स्कूल होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं या
ऐसे एक विद्यालय जो अनुदान नहीं पाते हैं, ऐसे विद्यालय जो निजी विद्यालय कहे जाते हैं। तो निजी विद्यालयों, विशेष विद्यालयों, अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों और सरकार द्वारा स्थापित विद्यालयों की बात की जाती है। तो इस तरह से विद्यालयों के प्रकार में इन सारे विद्यालयों का प्रावधान भी किया गया है आरटी एक्ट के द्वारा, और ऐसे विद्यालयों की स्थापना की बात देखने को मिलती है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 2 की। आरटी एक्ट अध्याय 2 में धारा 3 से हम यहाँ पर देखते हैं, जिनमें बालक की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसको रखा गया है कि बालक को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, वह इसका मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21 का में रखा गया है। इसके साथ साथ यदि और बातों को देखें तो जो धारा 4 है अध्याय 3 की, तो इस अध्याय 3 में हम देख रहे हैं कि जो धारा 4 है, हमने अध्याय 2 में देखा धारा 3, और इनमें धारा 3 में जो है बालकों की निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा का जो बात किया गया, जिसे हम 86वें संविधान संशोधन 2002 21 का में देखते हैं, ये इसका प्रावधान किया गया है। इसके बाद अध्याय 3 के अगर देखें तो धारा 4 जो है वह चलिए छोड़िए, इसमें जो है जो धारा 4 है अध्याय 3 का, उसमें समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्यों की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सरकारें हैं या जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, उन सरकारों के अंतर्गत इनके कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, और जो उनके माता पिता हैं उनके कर्तव्यों के निर्धारण की बात की गई है। तो इस तरह से कोई भी बालक, चाहे वह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारियों के द्वारा और माता पिता के जो अभिभावक हैं उनके द्वारा जो है इनमें शिक्षा प्रदान कराने की बात की गई है। तो इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ साथ जो है स्थानीय सरकारों का भी जो है इनमें, स्थानीय प्राधिकारियों का भी जो है इनमें उत्तरदायित्व बनता है कि बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आयु के अनुसार, इसी धारा 4 में ही आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश, अर्थात जो बालक जिस आयु का है उसी अनुसार उसे कक्षा में प्रवेश देने की बात की जाएगी। यदि कोई बालक मान लीजिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए गया है, यदि उसकी उम्र जो है 6 वर्ष है तो उसे प्रवेश देने की बात की गई है, और वह किसी कारणवश यदि प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह अपनी उम्र के जो है अनुसार जो है कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यदि कोई बालक मान लीजिए 10 वर्ष का है तो उसे 6, 4, 10 अर्थात कक्षा 4 या 5 में उसे उसका नामांकन किया जाएगा। तो ये जो आरटी एक्ट है इसमें उम्र के अनुसार जो है, आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने की बात करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बालक 6 वर्ष का है तो उसे प्रथम कक्षा में, और यदि कोई बालक 10 वर्ष का है तो उसे कक्षा 4 या 5 में प्रवेश देने की बात करता है। तो ये हुआ आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देना। और इसके बाद यदि हम धारा 5 की बात करें तो यदि कोई बालक अपना जो है स्थानांतरण चाहता है, किसी दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है, तो वह इसका इस शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा एक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वह उसे
किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण किया जाए और यह जो है टीसी अगर कोई मांगता है, कोई बालक टीसी मांगने पर उसे टीसी दिया जाए, जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है। और इस टीसी को कोई भी विद्यालय जो है या कोई प्रधानाध्यापक जो है निर्गत करने से मना नहीं करेगा। तो और यदि कोई प्रधानाध्यापक या कोई अध्यापक इसमें देरी करता है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। और यदि प्रवेश देने से कोई इनकार करता है बिना टीसी के तो वह भी जो है प्रवेश देने का आधार नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बिना टीसी के प्रवेश देने पर भी जो है आप रोक नहीं लगा सकते हैं और टीसी आप देने के लिए बाध्य भी हैं, और यदि टीसी नहीं देते हैं तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही धारा 5 की बात। तो टीसी मांगने पर बालक को तुरंत टीसी देने की बात की गई है और न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है। इसके बाद धारा 6 की बात अगर करें तो नवीन विद्यालयों की स्थापना की बात हम देख रहे हैं, जिनमें जो नवीन विद्यालय हैं, चाहे वह पिछड़े क्षेत्र हों या जहां पर विद्यालयों की आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना किया जाए। और इसके लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर पर इसे जो है 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरों में, चाहे वह पिछड़े ब्लॉक हों या पिछड़े क्षेत्र हों, वहाँ पर भी यह व्यवस्था रखने की बात की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जो नए स्कूल हैं उनके स्थापना में जो है 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल की स्थापना की बात की गई है। तो ये रहा जो है अध्याय 3 का धारा 4, 5, 6। अब इसके बाद हम अगले धाराओं की चर्चा करेंगे, जिनमें धारा 7 है, जो धारा 7 हमें बताती है कि वित्तीय प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन में हमने पढ़ा कि पढ़ते आए हैं हम, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो हैं साथ साथ अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं पैसे को लेकर के, और इसके साथ साथ स्थानीय सरकारों का भी उत्तरदायित्व बनता है। तो इसी क्रम में हम आरटी एक्ट के अंतर्गत भी जो है वित्तीय प्रबंधन को देखते हैं, जिनमें केंद्र और राज्यों का एक भागीदारी अनुपात है, जो हम देख रहे हैं कि एक 65:35 है और एक 60:40 है। कहीं कहीं पर किसी राज्यों में 60:40 भी देखने को मिलता है और किसी राज्य में 65:35, अर्थात 65 जो है केंद्र देता है और 35 राज्य देता है। तो ये रहा जो है केंद्र और राज्यों का बंटवारा। और दूसरा जो है जो 90:10 हम देख रहे हैं वह पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिलता है। तो जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अर्थात जो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय, नागालैंड या जो भी हैं, इसके जो वित्तीय प्रबंधन है वह 90% जो है केंद्र देता है और 10% जो है राज्यों का निर्वहन होता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वह जो है इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार धन का व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था करें। तो इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा यह खर्च का एक निश्चित परसेंटेज था और इसे जो है सरकारें अनुदान के तहत प्रदान करती हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि जो धारा 8 है, इस धारा 8 में सरकार के कर्तव्यों को जो है बताया गया है कि केंद्र सरकार का क्या कर्तव्य है, राज्य सरकार का क्या कर्तव्य है शैक्षिक संरचना को लेकर के, और क्या क्या शैक्षिक बातें जो है, क्या क्या शैक्षिक प्रावधान किए जाएं, या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के तय करती हैं। तो ये रहा जो है सरकार का कर्तव्य धारा 8 में शैक्षिक प्रावधानों को लेकर के। इसके बाद धारा 9 की बात करें तो इस धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य की बात की गई। हमने देखा कि सरकार के क्या कर्तव्य थे, केंद्र और राज्य के। अब धारा 9 में देखते हैं कि स्थानीय जो प्राधिकारियों के कर्तव्य हैं, उनकी योजना बनाना या केंद्र राज्यों की योजनाएं क्या हैं, इन सारे बातों को लेकर के धारा 9 में हम चर्चा करते हैं और यह जो है आरटी एक्ट में प्रावधानित किया गया है। इसके बाद धारा 10 की बात करें, धारा 10 और 11 की बात करें तो धारा 10 में माता पिता के कर्तव्यों का
प्रावधान किया गया है कि किसी भी बालक को आरटी एक्ट के द्वारा जो है माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बालक को शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाए, जिसका उल्लेख हम अनुच्छेद 51 का जो मौलिक कर्तव्य है, जिसे हम भाग 4 का के अंतर्गत पढ़ते हैं भारतीय संविधान में, तो उनमें जो है माता पिता के कर्तव्यों का एक अभिभावकों का कर्तव्य है कि माता पिता बच्चों का अपने जो है पालन पोषण करें और साथ साथ में उसके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी करें। तो इस तरह से माता पिता व अभिभावकों के कर्तव्यों का निर्धारण जो है मौलिक कर्तव्य में कर दिया गया है। तो इसके बाद हम लोग जो है जो धारा 11 है उसमें देखते हैं कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा है, जिन्हें हम पूर्व स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि 3 से 6 वर्ष का जो आयु है वह प्री प्राइमरी या जिसे हम अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम से जानते हैं, इसमें भी आंगनबाड़ी के द्वारा या बालवाड़ी के द्वारा जो है सरकार द्वारा आरंभिक जो है बच्चे हैं जिनका देख रेख करने की बात की गई है, जो छोटे बच्चे हैं। और हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी, उसमें भी कहीं न कहीं प्री प्राइमरी स्कूल की बात की गई है, जो 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो रखा गया है प्रावधान। तो इसी तरह हमने जो है आरटी एक्ट में भी देखा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात करता है, और यह जो है कहीं न कहीं उन्हें 6 वर्ष तक की उम्र तक शिक्षा ग्रहण करने या स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करता है, या बालवाड़ी और आंगनबाड़ी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 4 की धारा 12 से लेकर के, और जो भी उसमें क्रमवार धाराएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या कौन कौन सी बातें हैं अध्याय 4 के धारा 12 में। और सबसे बड़ा अध्याय 4 और है ये, जिनमें 12 से 28 धाराओं का हमने जो है उल्लेख देखने को मिलता है हमको। तो जो अगर परीक्षा में आता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है या सबसे ज़्यादा धाराएं किस अध्याय में हैं, तो सबसे ज़्यादा धाराएं जो है अध्याय 4 में हैं, जो 12 से 28 अध्याय तक है। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। अध्याय 4 धारा 12, इसमें विद्यालय के कार्य व शिक्षकों के अधिकार व कर्तव्य की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि विद्यालय के क्या कार्य हैं, अर्थात विद्यालयों में जो भी शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं उसकी पूर्ति कराना, बच्चों को सही खेल सामग्री, खेल मैदान, प्रयोगशालाएं इत्यादि जो भी हैं उन्हें शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध कराना। तो ये सारी चीज़ें जो है विद्यालयों के कार्य में या उनके इनमें हम लोग जो है सरकारी विद्यालय जो हैं वह कहीं न कहीं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। यदि किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे को पहली कक्षा में स्थान नहीं दिया जा रहा है तो यह जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है सरकार द्वारा। यह भी प्रावधान किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको 25% जो है सीटों पर, या यूँ कहें कि बैकवर्ड जो क्लास है, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, उन्हें 25% जो है स्थान आरक्षित करने की बात की गई है। अर्थात इन 25% सीटों पर बैकवर्ड बच्चों को जो है प्रवेश दिया जाएगा सरकारी विद्यालयों में। इसके साथ साथ जो निजी और विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं वहाँ पर भी यह व्यवस्था की गई है। तो हमने देखा कि जो अध्याय 4 का धारा 12 है वह 25% सीटों पर, चाहे वह निजी कॉलेज हो या विशेष कॉलेज हो, विशेष स्कूल हों, उनमें जो है या चाहे सरकारी हों, प्रवेश देने की बात की गई जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, चाहे निर्बल हों चाहे जो हों। इसके बाद यदि हम शिक्षकों के अधिकार व दायित्व की बात करें तो इन शिक्षकों के अधिकार में जो शिक्षकों के दायित्व देखने को मिलते हैं वह नियमित रूप से उनका जो कर्तव्य है स्कूल में उपस्थित हों
और पाठ्यक्रम के अनुसार जो है वह शिक्षण कार्य करें, उसे पूरा कराएं और निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रावधान करता है। और प्रत्येक बच्चे के सीखने की योग्यता जो है उसका आकलन करना और जो भी उनके उत्तरदायित्व हैं, नियमित अभिभावक बैठकें जिसे हम पेरेंट्स मीटिंग के नाम से भी जानते हैं, और बच्चे की नियमितता अर्थात बच्चा नियमित रूप से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी उपस्थिति कैसी है, वह कैसा सीख रहा है और उसके प्रगति के बारे में चर्चा करना, ये सारी बातें जो है शिक्षकों के दायित्व के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और यदि किसी भी शिक्षक को इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो है राज्य सरकार या स्थानीय अधिकारों का जो है एक उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात हर स्कूल में इस अधिनियम के अनुसार होगा, अर्थात 1:30 और अर्थात 1 शिक्षक पर 30 विद्यार्थियों की बात की गई है इस अधिनियम के द्वारा। और इसके लिए अगर शिक्षकों के कार्यों की बात करें तो जो इनके शैक्षणिक कार्य हैं, सिर्फ जनगणना, चुनाव या आपदा राहत कार्यों को छोड़ करके बाकी कार्यों के लिए इन्हें जो है कहीं न कहीं रखा जाता है शैक्षणिक कार्य के लिए। और जो इतर कार्य हैं इनमें तो जनगणना, चुनाव इत्यादि हम देखते हैं कि शिक्षकों को जनगणना, चुनाव में जो है लगाया जाता है। तो गैर शैक्षणिक कार्यों में इन कार्यों को छोड़ करके इन सारे कार्यों से और बाकी जो भी कार्य हैं उनमें से उनको हटाया जाए। बाकी जो उनका ध्यान है वह शिक्षण कार्य पर ही लगाया जाने की बात की गई है। और इसके बाद यदि हम धारा 13 की बात करें तो प्रवेश शुल्क ना लेना। यदि कोई बालक प्रवेश शुल्क देता है या कोई प्रधानाध्यापक प्रवेश शुल्क लेता है तो कहीं न कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात की गई है। दंडात्मक रूप से जो है 25,000 रुपये जुर्माना देने की बात जो है इस RT एक्ट के द्वारा किया गया है। तो प्रवेश शुल्क लेने पर 25,000 रुपये जुर्माना की बात की गई, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है यहाँ पर। जैसा कि हम जो है इसमें पढ़ते चले आ रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वह कहीं न कहीं निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। तो जो शुल्क अगर देने की बात कहीं होती है तो 25,000 रुपये जुर्माना की बात इसमें प्रावधान किया गया है। और यदि धारा 14 की बात करें तो आयु प्रमाण पत्र देने पर प्रवेश आप रोक नहीं सकते हैं, अर्थात कोई बालक यदि आयु प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है तो उसमें जो है प्रवेश आप रोक नहीं सकते हैं। अर्थात जो भी बालक हैं यदि कोई अभिभावक प्रमाणित करे कि यह मेरा बालक है, इसका जन्म यहाँ हुआ है, इस टाइप से जो है अगर कोई प्रमाणित करता है तो भी आपको प्रवेश लेना है। और यदि जन्म प्रमाण पत्र उसका जो है बनवाया गया, जन्म प्रमाण पत्र पर्ची बनती है जो है जहाँ पर बच्चे की डिलीवरी होती है तो वहाँ से भी इस प्रमाण पत्र को दिखाया जाता है उसके द्वारा ला करके। और इसके साथ साथ यदि किसी आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ा है या जो प्री प्राइमरी या प्री चाइल्ड केयर जो सेंटर होते हैं वहाँ पर भी प्रमाण पत्रों की व्यवस्था की गई है। तो इन सारे प्रमाण पत्रों को जो है दिखा करके आप बच्चे का प्रवेश करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयु प्रमाण पत्र है उसके आधार पर उसे आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा अध्याय 4 में धारा 12, 13, 14, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 15 की, जिसमें प्रवेश तिथि का विस्तार, अर्थात जो प्रवेश का समय है उसमें बालकों को यदि प्रवेश नहीं मिल पाता है, किसी कारणवश वह प्रवेश नहीं करा पाते हैं तो इस तिथि को बढ़ाया जाने की बात की गई है और लगभग सितंबर-अक्टूबर तक का इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ रही जो है धारा 15 प्रवेश तिथि के विस्तार की बात को लेकर के, प्रवेश की बात को लेकर के यह बढ़ाया जा सकता है। और धारा 16 की बात करें तो सबसे मुख्य बात इसमें यह कहा गया कि कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो कक्षा 8 तक के बच्चे फेल नहीं होंगे, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल ना करके उन्हें पास किया जाएगा, उन्हें
प्रोत्साहित किया जाएगा शिक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके साथ साथ धारा 17 की बात करें तो शारीरिक व मानसिक दंड ना दिया जाने की बात की गई है। अर्थात ये जो दोनों धाराएं हैं 16 और 17, यहाँ कहीं न कहीं बच्चों के हित की बात की गई है, बच्चों में मोटिवेशन करने की बात की गई है, उनको प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो चाहे वह फेल ना करके या शारीरिक दंड ना दिया जाए, मानसिक दंड ना दिया जाए, तो ये 16-17 जो है उनके संरक्षण की बात करता है। और इसके बाद 18 की बात करें तो विद्यालयों की मान्यताओं देने की, और धारा 19 जो है विद्यालय के मान व मानक की बात करता है। तो जो भी विद्यालय हैं, चाहे वह सरकारी विद्यालय हैं या निजी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं या पूरी तरीके से निजी हैं या विशेष विद्यालय हैं, तो इनके भी मानक तैयार कराने की बात इस RT एक्ट 2009 के द्वारा किया गया है। तो इस अधिनियम के क्रियान्वयन में जो है विद्यालयों की मान्यता किस प्रकार दी जाएगी, इसका जो है प्रावधान किया गया है। इसके बाद यदि हम मानक की बात करें धारा 19 में, तो इसमें भवन है, खेल का मैदान है, इसकी सुविधाएं, सहायक सामग्रियां हैं, चाहे वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल को लेकर के हो या प्रयोगशालाओं को लेकर के हो या पुस्तकालयों को लेकर के हो। तो इन सारी बातों को लेकर के धारा 19 में प्रावधान किया गया है विद्यालय के मानक को लेकर के। और इसी तरह से विद्यालय को जो है चलाया जाएगा, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, चाहे वह प्राइवेट विद्यालय हो या कोई विशेष विद्यालय हो। तो ये रही बात धारा 18 और 19 की, विद्यालय के मानक और मान्यता देने की बात करता है। इसके बाद हम लोग इसी में चर्चा कर रहे हैं कि जो मानक हैं उसी में जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें और जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें शिक्षण काल, शिक्षण दिन कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 तक जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें 45 शिक्षण कार्य घंटे होंगे और एक वर्ष में 800 घंटे, 200 दिन कार्य दिवस, अर्थात जो एक वर्ष में 800 घंटे पढ़ाए जाएंगे 200 दिन तक और 45 शिक्षण कार्य घंटे होंगे 7 दिनों के अंदर। तो ये जो है प्राइमरी स्कूलों की बात हुई। इसके बाद हम लोग करेंगे कि UPS जो है अपर प्राइमरी स्कूल में कक्षा 6 से 8 तक जो प्रथम सप्ताह है उसमें 48 घंटे, हमने वहाँ 45 घंटा पढ़ा, यहाँ हम अपर में पढ़ेंगे 48 घंटे कार्य दिवस के रूप में। और एक वर्ष में यह कार्य घंटा जो रहेगा 1000 रहेगा और 220 दिन जो है कार्य दिवस रहेगा। तो इस तरह से प्राइमरी में 45 शिक्षण कार्य घंटे, 800 घंटे एक वर्ष में और 200 दिन कार्य दिवस, और अपर प्राइमरी में 48 घंटे कार्य दिवस, शिक्षण कार्य दिवस और 1000 घंटे और 220 दिन कार्य दिवस जो है ये मानकों में रखा गया है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो धारा 20 और 21 है, क्योंकि हमने 19 तक चर्चा कर लिया था, अब हमको 20, 21 और 22 की चर्चा करनी है। तो इनमें समवर्ती सूची की बात की गई है, क्योंकि 76वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जो सूचियों का जो बंटवारा था केंद्र राज्य सरकार में, वह पहले राज्यों के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार था या जो शिक्षा की बात थी सूची में वह रखा गया था राज्यों में। अब इसे हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया है। तो सूचियों में परिवर्तन जो किया गया केंद्र व राज्यों से, तो इसे हम समवर्ती सूची में रखें। इसके बाद धारा 21 जो है विद्यालय प्रबंधन समिति की बात करता है, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नाम से जानते हैं, चाहे वह जिस स्तर से भी हो। जो विद्यालय प्रबंधन समिति होता है वह निजी विद्यालयों को छोड़ करके जो है बाकी सारे जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें रखने की बात की गई है मैनेजमेंट कमेटी को। तो जो भी अनुदान ना पाने वाले निजी स्कूल हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी स्कूलों में एक प्रबंधन समिति को गठन करने की बात इसमें प्रावधानित किया गया है। और इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं स्थानीय सरकार में उनको, और जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को रखा जाएगा इस प्रबंधन समिति में। और प्रबंधन समिति बनेगी किसकी? अनुदान ना पाने वाले, अर्थात जो अनुदान नहीं पाते हैं ऐसे निजी स्कूलों को छोड़ करके बाकी सभी स्कूलों में एक प्रबंधन समिति होगी। और इनमें जो है जो अभिभावकों का सदस्य कोरम होगा वह कहीं न कहीं 3/4 होगा। तो यह विद्यालय प्रबंधन समिति जो है धारा 21 में बात करता है। अब इसके बाद जो है धारा जो 22 है, इस धारा 22 में विद्यालय विकास योजना निर्माण की बात की गई है कि अर्थात जो विद्यालय का विकास होगा यह किस तरह से किया जाएगा। तो कहीं न कहीं स्कूलों के कार्यों के में जो है उनका अनुसरण किया जाए, किसी बच्चे को उसके विद्यालय से संबंधित जो भी उसके विकास है उस कार्यों को कराया जाए। और स्कूल विकास की योजना और उनकी संस्तुति दिया जाए। सरकार, स्थानीय सरकार जो भी हैं कहीं से भी प्राप्त अनुदानों के द्वारा जो है अनुदान देने की बात जो है यह विद्यालय विकास योजना के द्वारा कराया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि धारा 20 में सूचियों में परिवर्तन किया गया समवर्ती सूची को लेकर के, और विद्यालय प्रबंधन समिति जो है निर्माण करने की बात की गई, विद्यालय विकास योजना की बात की गई। तो इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी बातें शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो कुछ बातें हैं जो अध्याय 6 में और हैं, वह अध्याय 6 में अगर देखें तो बाल अधिकारों के संरक्षण की जो बात हमने अभी पढ़ा, उनमें कुछ बातें और हैं जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में है। उनमें राष्ट्रीय या राज्य बाल संरक्षण आयोग का जो कार्य है उसके तहत जो भी प्राधिकारी हैं उसको कार्य करेंगे, वह प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कराएंगे। और साथ ही जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो बच्चे का अधिकार है उससे शिकायतों की जांच भी करेंगे। तो ये रहा जो है अध्याय 6 में बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के हमने जो बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम था उसके बारे में चर्चा पिछले वीडियो में हमने किया है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग जो हमने पढ़ा था कि बाल अधिकार क्या होता है, उसका जो है आप लिंक जो है उसमें देख सकते हैं कि बाल अधिकार संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो उसी क्रम में जो है इसमें आरटीई एक्ट में जो है रखा गया कि जो भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात अगर नहीं की जा रही है तो हम यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और इसकी जांच या आयोग या इस अधिनियम के द्वारा कराया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे के शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है और संबंधित अधिकारी जो है यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चे का यदि शिक्षा अधिकार से कोई भी बात है जो उसको चोट पहुंचाई जा रही है, उसे नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसका जो है शिकायत तुरंत जो है लिखित रूप में कराएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा करने की बात की गई, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। एक राष्ट्रीय शिक्षा या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन करने की बात करता है अध्याय 6 में ही, और इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना भी इस परिषद का काम है। तो यह बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर के किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम और इसको पूरा किए जाने की बात की जा रही है, यह जो है अध्याय 5 में किया गया है। तो अध्याय 5 में अगर हम देखें तो प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की जो विधि है वह उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी मूल्यांकन की विधियां हैं, वहाँ सरकार के जो भी प्राधिकारी हैं उनके आधार पर इसको पूरा कराने की बात की गई है। इसके बाद पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले जो प्राधिकारी हैं वह निम्न बातों पर ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तैयार करने के लिए की गई हैं, जिनमें हम देखते हैं कि संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता, अर्थात जो संविधान में निहित मूल्य हैं, चाहे वह सामाजिक मूल्य हो, आर्थिक मूल्य हो,
राजनीतिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, जो भी मूल्य हैं उसके आधार पर पाठ्यक्रम रखे जाएं, मूल्यांकन की विधियां तय की जाएं। और अगला है कि बच्चों को समग्रता में विकास, अर्थात जो समग्र रूप से विकास करने की बात करेंगे, अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन विधि या पाठ्यक्रम रखा जाए। बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास कराया जाए, अर्थात जो बच्चे का ज्ञान है, जो उनकी संभावित क्षमता है, कितना वह कर सकते हैं, क्या गेन कर सकते हैं, कितनी उनकी कैपेसिटी है, और उनकी उस प्रतिभा के हिसाब से विकास पाठ्यक्रम को रखा जाए और इसे पूरा कराया जाए। और इसके साथ साथ बालकों के शारीरिक मानसिक योग्यताओं का जो भी ध्यान रखा जाए कि कौन सा बालक किस योग्यता का है, उसको भी ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। और इसके बाद बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करने की बात की गई है। इसके साथ साथ जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो, बच्चे को भय मुक्त, सदमा, चिंता मुक्त बनाना और अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाने की बात ये जो है आरटी एक्ट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जहाँ तक हो सके बच्चों को मातृभाषा, ये जो है शिक्षा नीतियों में भी कहा गया, चाहे वह 86 की शिक्षा नीतियों को कोठारी आयोग हो, और आज वर्तमान समय में जो भी हैं शिक्षा नीतियों को लागू कराया जाएगा, शिक्षा नीति 2020, इसमें भी मातृभाषा में बच्चों को जो है शिक्षा देने की बात की गई है। और इसके साथ साथ भय मुक्त, सदमा मुक्त, या जो भी हैं डर ना बना रहे, चिंता मुक्त रहें, बोझ मुक्त रहें। तो इस तरह से पाठ्यक्रम जो है कहीं न कहीं उन्हें खुले विचार रख करके खुले वातावरण में उन्हें शिक्षा प्रदान करने की बात करवाता है। इसके बाद शिक्षकों का दायित्व हमने देख ही लिया कि नियमित रूप से स्कूल में जाएं, पाठ्यक्रम के अनुसार उनका जो है पढ़ाना लिखाना हो, और अन्य जो उनके दायित्व हैं वो बैठक आयोजित करें अभिभावकों के साथ, उनकी उपस्थिति प्रगति के बारे में चर्चा करें। हमने इसकी चर्चा कर लिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसी बातें हैं जो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के नियम के अनुसार जो भी हैं वह कराई जाएँ यह बातें। और हम थोड़ा सा इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उसको देख लेते हैं कि जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था, भाग 3 में, जिसे मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अध्याय जोड़ा गया, एक नया वर्ग जोड़ा गया जो हम किसका जानते हैं। वह कहीं न कहीं आरटीई एक्ट को मौलिक अधिकार में संरक्षण प्रदान करता है, मौलिक अधिकार में रखता है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। और इसके साथ इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों का निर्धारण किया गया। बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित किए गए। तो इन सारी बातों को लेकर के आरटीई एक्ट में प्रावधान किए गए हैं, जो हमें आरटीई एक्ट में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आरटीई एक्ट के द्वारा बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के बहुत सारे बातें इसमें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं और प्रावधानित किया गया है कानून बना करके। इसके बाद हम लोग जो है फिर अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे जो नया अध्याय या नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ ही आज का जो वीडियो है वो हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।